आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, यानी कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इससे सीखने को मिलेगी, चाहे फिर आप संसद पढ़ना, चाहे राज्यसभा पढ़ना, लोकसभा पढ़ना, क्योंकि सभी में यानी कि कंप्लीटली जो सरकार होती है या फिर देश चलाने के लिए जो भी सरकार का रोल होता है, वो कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन आप लोगों को यहीं से होता हुआ दिखाई देगा। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। यहाँ पर चीज़ें हम काफ़ी सारी जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, डिस्कस आप लोगों के सामने करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले आप जानते हो कि राष्ट्रपति हमने कंप्लीट कर लिया है, उपराष्ट्रपति का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोगों को नालंदा जीएस एकेडमी की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर देख लेना है, ताकि आने वाले लेक्चरों से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करते हैं संविधान की। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान। ठीक है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान यानी कि बराबर, और विधान का मतलब होता है कानून। आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या बोलती है जो राजमाता होती है, वो बोलती है कि ये माहेशमती का विधान है। समझ में आ रही चीजें? तो वो जो है, चाहे वो विधान में उसके परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे फिर प्रजा में से कोई भी हो, तो विधान माहेशमती का सबके लिए क्या रहेगा? समान रहेगा। कानून से, विधान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होगी। चाहे फिर वो देश का नागरिक हो, चाहे फिर वो किसी के परिवार का नागरिक हो, कोई भी हो, कानून से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होगी। किसी को भी कानून से ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। तो संविधान का मतलब समझ में आ गया, यानी कि बराबर का विधान सभी के लिए, सभी लोगों के लिए। ठीक है, उसके अंडर एक व्यवस्था आती है जिसका नाम है संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारत के अंदर कौन सा सिस्टम है? शासन प्रणाली है, वो संसदीय शासन प्रणाली है। जब हम अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहां पर वो फॉलो किया जाता है, लेकिन भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसमें दो वर्ड आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद कर लेने हैं। डी जूरे एग्जीक्यूटिव यानी कि कानून के अनुसार। ये जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के वर्ड है। ठीक है, ये लैटिन भाषा के वर्ड है। इनका मतलब क्या होता है? डी जूरे एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि कानून के अनुसार। ठीक है, और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है वास्तव में जो रियल फैक्ट क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कानून में, डॉक्यूमेंट में तो ये चीज है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो क्लैरिटी आएगी वो आप लोगों को ग्राउंड लेवल पे ओरिजिनल जो चीज देखने को मिलती है वहां पर मिलती है। कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है, आप लोगों ने देखा कि यार स्कीम के बारे में तो मीडिया में बहुत अच्छा बताया जा रहा है, ये स्कीम तो बहुत अच्छी है, ये तो देश के लोगों को फायदा पहुंचाएगी। लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे उसका जो बेनिफिट है वो कितने लोगों को सही में, रियल में मिल रहा होता है, वहां से उसका वास्तविक जो रूप होता है वो सामने आता है। समझ में आ रही है बात? तो डी जूरे एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि कानून के अनुसार सच क्या है। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि व्यवहार में या वास्तव में सच क्या है। ठीक है, इसका मतलब समझिए। डी जूरे एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट में प्रमुख कौन है देश का? वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन जब हम वास्तविक रूप में कार्यकारी शक्ति देखते हैं, यहाँ पे क्या है? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका शक्ति की बात की जा रही है। जब नाम की बात कर रहे हैं तो कार्यकारी जो शक्ति का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो वास्तविक में जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास में होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। इसमें बोल दिया गया कि भाई ठीक है, आप राष्ट्र के प्रमुख हो, आप पूरा देश देखिए, लेकिन हम सरकार के प्रमुख हैं, हम देश में जो भी व्यवस्था होगी वो सारी चीजें हम देख लेंगे, आप सीधे सीधे कुर्सी पर बैठ जाओ, बस अपने नाम से चीजें चलने दो। जैसे घरों में क्या होता है, जो दादा लोग होते हैं, ठीक है, पहले क्या था, थोड़ी सी चीजें अलग थी। दादा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, आपकी हिम्मत नहीं थी तो वो आपके बाप को भी पेल दिया करता था। ठीक है, डंडा उठा के आपके बाप को भी पेल देगा, दादा की वो पावर होती थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदलती जा रही हैं, मॉडर्नाइजेशन चीजें हो रही हैं, मॉडर्न समय आ रहा है, तो उस समय पर जो दादा की वैल्यू है वो थोड़ी कम हुई है, और उसकी जो पावर है कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स के हाथ में आ गई है। अब जो नाम चलता है, आप देखोगे कि शादी का कार्ड आ गया है, किसी की आरएसटी का कार्ड आ गया है, तो उस पर आपके दादा का नाम आता है, बाप का नहीं आएगा। तो नाम किसका चल रहा है? आपके दादाजी का। लेकिन रियल पावर में पिताजी तय करेंगे कि उनकी आरएसटी में, या किसी की शादी में, किसी के जसुट्टन में, किसी की पार्टी में, या किसी के बर्थडे पर जाएगा कौन घर में से, ये डिसाइड कौन कर रहे हैं? आपके पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन नाम किसका आ रहा है? दादाजी का आ रहा है। समझ में आ गई बात? अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन व नियुक्ति के लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, कोई भी प्रक्रिया संविधान में नहीं बताई गई है। और जो भी चीजें संविधान में नहीं है
ठीक है? या जो भी चीज़ें संविधान में जिनका ज़िक्र किया गया है, वो दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो वहाँ से चीज़ों को पूछ लेता है और ज़्यादा चीज़ें वो पूछता है जिसके बारे में संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है, ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो टॉपिक के प्रति कितनी क्लियर है, वो यही जानना चाहता है जो एग्ज़ामिनर होगा, ठीक है? तो आर्टिकल 75 यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 75 में केवल इतना ही कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। आर्टिकल जो 75 है, उसमें सिर्फ इतना ही जिक्र है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। इससे ज्यादा कुछ भी जिक्र वहां पर नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त कर देगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्वतंत्र है, किसी को भी मुंह उठाया और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? संसदीय व्यवस्था में एक प्रोविजन होता है, वो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका लोकसभा में बहुमत हो, ठीक है, उसी व्यक्ति को यानी कि उसी के नेता को, उसी के सदस्य को जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त करता है। ये संसदीय व्यवस्था में व्यवस्था की हुई है। यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में नहीं हो, तो राष्ट्रपति अपने विवेक की स्वतंत्रता से किसी भी बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। दो कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन क्या है? अगर लोकसभा में, अब देखो प्रधानमंत्री कहां से आता है निकल के, ठीक है, लोकसभा से आता है। कैसे आता है? ऐसा नहीं कि राज्यसभा से नहीं आ सकता है, लेकिन जो सत्ता दल होता है वो कहीं ना कहीं उसका जो बहुमत होता है वो लोकसभा में होता है, इसीलिए जो मैक्सिमम व्यक्ति बनता है वो लोकसभा से ही आता है। तो जब तक सत्ता दल का जो बहुमत है वो लोकसभा में कंप्लीट है, ठीक है, जितने भी एमपी वहां पर सत्ता में आने के लिए चाहिए, आधे से ज्यादा, ठीक है, 273 तक आप लोगों की सरकार बन जाती है, तो वहां से एक व्यक्ति चुना जाएगा और उस व्यक्ति का नाम जो है राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा कि ये हमारे सत्ता दल का नेता होगा। तो अब राष्ट्रपति की मजबूरी है कि उससे अलावा वो किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? अब आपके पास में बहुमत नहीं है, चार पार्टी हैं, चार पार्टी पार्लियामेंट में खड़ी हुई है और चारों के पास में 273 एमपी है ही नहीं है। तो अब इनमें से कोई तो बड़ा दल होगा ना भाई, हो सकता है किसी के पास में ज्यादा एमपी होंगे तो कोई बड़ा दल होगा। अब राष्ट्रपति की यहां पर अपने विवेक की जो स्वतंत्रता है वो काम करती है। अब वो क्या कहेगा? वो किसी भी दल को बुला सकता है, हो सकता है वो बड़े दल को बुला ले। कई केस ऐसे भी हुए हैं कि उसने बड़े दल को इनवाइट किया ही नहीं है, किसी छोटे दल को बुला लिया और उससे बोल दिया कि ठीक है, आप जो है अपना जो विश्वास है वो लोकसभा में आप साबित कर दीजिए, हम आपके प्रधानमंत्री को नियुक्त कर देते हैं। ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो दोनों कंडीशन आप लोगों के सामने है कि वो कब अपने विवेक की स्वतंत्रता का यूज कर सकता है और कब जो है उसकी विवेक की स्वतंत्रता काम नहीं करेगी। वो जिसका बहुमत लोकसभा में होगा वही प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। नोट में क्या कहा? बस शर्ते उसे 1 महीने के अंदर लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। मान लो कि उसने किसी भी दल के नेता को बुलाया, किसी भी दल को बुलाया और उसमें से किसी एक नेता को प्रधानमंत्री अपने विवेक से बना दिया, तो अब वो क्या बोलेगा कि भाई ठीक है, एक काम करते हैं, आप लोग प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन मैं आप लोगों को 1 महीने का समय देता हूं कि अपना जो विश्वास मत है वो आप लोकसभा में साबित करके दिखाओ, ठीक है? तो उस समय पर जिस भी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया गया है, अब वो कोशिश क्या करेगा? वो अपने एमपी कंप्लीट करने की, बहुमत कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो उस समय पर एमपी एमएलए खरीदे बेचे जाते हैं, ठीक है? बहुत सारी सरकार 2014 के बाद में तो आप लोगों के सामने इतना कुछ हुआ है कि एमपी कैसे गिराए जाते हैं, सरकार कैसे गिराई जाती है, एमएलए कैसे खरीदे जाते हैं। तो किसी भी क्या करते हैं, जिस पार्टी को लगता है कि हमारे एमएलए या एमपी खरीदे जा सकते हैं, तो वो क्या करती है, कोई होटल बुक कर देती है। कई बार तमिलनाडु में होता है, कर्नाटका में होता है, और उसी रिसोर्ट के अंदर सभी एमपीओ को गाड़ी में भरकर भेज दिया जाता है और जब तक बहुमत साबित नहीं हो जाता तब तक वहां से उनका खाना दाना सब कुछ वहीं पर मिलता है। उन एमपी को या एमएलओ को वहां से निकलने की अनुमति पार्टी के द्वारा नहीं होती है। और जैसे ही संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर बहुमत सिद्ध हो जाता है या नहीं होता है, दोनों ही कंडीशन हो सकती हैं, तब तक ये बाहर नहीं आते हैं। समझ में आ गई? तो जिस दल का नेता प्रधानमंत्री बना था, अब उसे एमपी चाहिए अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए, तो वो एमपी को क्या करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरे दल के, ताकि उनके एमपी टूटकर दूसरे के दल में आ जाएं। और जैसे उनके पास में 273 एमपी कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो जो राज्यसभा में, लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं कि हमारी सरकार बना दो, हमने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया है अगले 5 सालों के लिए, ठीक है? इसके आगे एक प्रावधान होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो है 273 एक बार सिद्ध कर दिया, 5 साल के लिए आपकी गवर्नमेंट बन गई, ऐसा नहीं है। अगर बीच में भी विपक्ष को लगता है तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है तुम्हारे खिलाफ, और जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसके बाद में अगर आप लोगों का जो बहुमत है वो लोकसभा में नहीं पाया जाता है, तो उस समय पर भी पूरे मंत्रिमंडल को, पूरी सरकार को इस्तीफा देना होता है। समझ में आ गई बात?
तो राष्ट्रपति ने अपनी इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग पहली बार 1979 में किया था। देखते हैं कब किया था, पहली बार क्या हुआ था। जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी थे, मोरारजी देसाई वाली जो जनता पार्टी की सरकार थी उसका पतन हो जाता है। तो उस समय पर जो गठबंधन की सरकार थी उसके नेता कौन थे? चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ये जो उनका विवेक ही है, इस समय पर क्या है, जो फ्रीडम किससे मिल रही है? उनके विवेक वाली जो फ्रीडम है उसका यूज नीलम संजीवन रेड्डी ने पहली बार किया था और चौधरी चरण सिंह की जो गठबंधन वाली सरकार थी उसे आमंत्रित किया और चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। समझ में आ गई बात? राष्ट्रपति एक और स्थिति में अपने विवेक के स्वतंत्रता का प्रयोग प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कर सकता है। पहली स्थिति तो ये हो गई। दूसरी स्थिति क्या है? यदि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए। पहला क्या है? लोकसभा में बहुमत किसी को, पार्टी को है ही नहीं है, तो उसका विवेक अब काम करेगा कि ठीक है, मैं जिसे चाहूंगा उसे बुला सकता हूं और उसी की सरकार में बनवा दूंगा। 1 महीने के अंदर वो अपना बहुमत सिद्ध करे, वो उसकी टेंशन है, मेरी टेंशन नहीं है। एक तो विवेक यहां पर यूज कर लिया। दूसरा विवेक कहां पर यूज करेगा? अगर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी उत्तराधिकारी स्पष्ट हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, एक समय ऐसा था कि कांग्रेस के अंदर जो है उनके जो उत्तराधिकारी थे वो स्पष्ट थे। ठीक है, पंडित नेहरू है, इंदिरा गांधी हैं, मतलब अच्छे नेता थे, ये मान सकते हैं, और उन्होंने पद पर रहते हुए काम भी अच्छे किए हैं, देश के लिए अच्छी चीजें की हैं, जो सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग अनपढ़ नहीं हो, आप लोगों के अंदर विवेक है। तो जब विवेक किसी के व्यक्ति के अंदर होता है और अपने विवेक से काम करता है तो वो दोनों पक्षों के जो चीजें हैं, सही गलत दोनों को परखता है। अगर कोई चीज सही है तो वो सही बोलेगा, अगर गलत है तो गलत बोलेगा, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सच नहीं बोल पाते हो तो कहीं ना कहीं आप अंधभक्ति कर रहे हो, और आपको पढ़ने लिखने का भी फिर इतना जब विवेक ही नहीं है तो पढ़ लिख कर क्या करोगे? नौकरी पे बैठ जाओगे, जाकर भ्रष्टाचार फैलाओगे जाकर, तो फायदा क्या है उस चीज का? इससे तो आप जो है सिस्टम के अंदर घुसो ही ना। क्यों? कम से कम एक भ्रष्टाचारी तो कम हो जाएगा ना, पहले ही बहुत सारे भरे पड़े हैं, तो आप लोगों को क्या जरूरत है? जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी के भक्त हैं, मैं ये नहीं बोलता आप किसके हो, किसी के भी हो सकते हो, तो आप लोगों को अपना जो झुकाव है किसी एक तरफ आंख बंद करके नहीं रखना चाहिए। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने वाले हो भाई, तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को दोनों तरफ से एक बैलेंस बनाकर चलना होता है। अपना जब क्वेश्चन लिखना होता है ना, तब भी आप लोगों को बैलेंस बनाकर चलना होता है। किसी एक के पक्ष में अगर क्वेश्चन में आप लोगों का झुकाव दिख गया ना, तो उसके नंबर जो है ना, आपके मार्क्स वहीं पर काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था 1984 में, आप जानते हो कि इंदिरा गांधी जी की जो है हत्या हो गई थी, अचानक मृत्यु हो गई। कैसे हुई थी उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। बाद में क्या हुआ, जो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, उन्होंने क्या कर दिया, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। लेकिन इससे पहले भी क्या थी, एक व्यवस्था चली आ रही थी जिसे बोला जाता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री। आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु अचानक हो जाती है तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता था, 6 महीने के लिए, या जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक के लिए बना दिया जाता था। तो यहां पर भी एक कार्यवाहक प्रथा चली आ रही थी। ये कब से चली आ रही थी और ये यहां पर ब्रेक क्यों की गई, या किसने ये ब्रेक करी? ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह ने इसे ब्रेक किया था। ये व्यवस्था देखते हैं क्या थी। कार्यवाहक प्रथा, पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो जाता है। आप जानते हो तजाकिस्तान में क्या था, एक समझौता हुआ था, कजाकिस्तान की ताशकंद में एक समझौता हुआ था। उस दौरान जो है पंडित जवाहर जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि जहर दे दिया था, उनका बॉडी जो है नीली पड़ गई थी। उसके बाद में उसकी जो जांच वगैरह है उतनी मतलब एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी से नहीं हुई है, पता नहीं लगा चीजें किस तरीके से हैं। जब भी ये बात मुद्दा कई बार उठता है तो उनकी जो फैमिलीज है, किसी को भी एक राज्यपाल का पद दे दिया जाता है, वो चीजें चुप हो जाती हैं। ऐसी मार्केट में अफवाह होती है। ठीक है, सच्चाई क्या है वो उस समय की सरकार को पता होगा, या फिर जांच होगी तो तब चीजें पता सामने आएंगी। तो निधन हो जाता है उनका। तो बाद में जब नेतृत्व का सवाल उठा कि भाई जब इन दोनों का आकस्मिक निधन हो गया, मृत्यु हो गई, तो अब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए? ठीक है, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, एक अस्थायी व्यवस्था कर दी। कौन सी व्यवस्था कर दी? उन्होंने कहा कि भाई पार्टी का जो भी वरिष्ठतम नेता होगा या मंत्री होगा, उसे ही उस समय पर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और ये जब तक बना रहेगा जब तक पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति का औपचारिक रूप से नाम नहीं देती है, ये किसी अपने नेता का चयन नहीं करती है, तब तक जो है ये ही प्रधानमंत्री बना रहेगा। ये व्यवस्था उस समय पर की गई थी। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सपायर हुए या उनका निधन हुआ और लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ, तो दोनों बार जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे, प्रधानमंत्री बनाए गए थे, सॉरी, वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये पूछा जा सकता है, जो गुलजारी लाल नंदा थे उन्हें दोनों बार प्रधानमंत्री बनाया गया था। बाद में जो कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें ही अपना नेता मान भी लिया था। ठीक है, ये व्यवस्था चली आ रही थी। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, उनकी हत्या होती है, असैसिनेशन होता है,
तो उस समय पर इस व्यवस्था को ज्ञानी जेल सिंह ने ब्रेक कर दिया। भाई बनना कौन चाहिए था? जो वरिष्ठ मंत्री था उसे बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री है, राजीव गांधी को बना दिया। राजीव गांधी उस वक्त ज्यादा समझदार नहीं थे, लाल किला पर घूमते थे, कैमरा लेके फोटो खींच रहे हैं, कहीं पर कुछ भी खा पी रहे हैं, मतलब ऐसे ही थे। उतनी उन्हें समझ नहीं थी उस समय पर। लेकिन अचानक क्या है, जैसे उनकी मृत्यु होती है, माता जी की मृत्यु होती है, तो उनका जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके ऊपर आन पड़ती है। और उसके बाद में राजीव गांधी जी ने काफी सारी चीजें टेक्नोलॉजी में देश के लिए की है, वो सभी के सामने है। ठीक है। तो यदि सत्ता दल मृत्यु के बाद नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति को अब उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। अब उसके पास में अपनी विवेक स्वतंत्रता का कोई विकल्प नहीं रह जाता है। अब उसने क्या कर दिया, अपनी विवेक से जो है किसी को भी प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले अगर दल अपना नेता चुनकर राष्ट्रपति के सामने नाम दे देता है कि भाई हमें जो है अपनी मर्जी से मत बनाओ, हम अपना नेता दे रहे हैं, हमारा बहुमत है लोकसभा के अंदर, हम अपना नेता दे रहे हैं, तो अब राष्ट्रपति अपनी विवेकीय स्वतंत्रता का यूज नहीं कर सकते हैं। अब जो नेता का नाम दिया है उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब दो केस हमारे सामने इंपॉर्टेंट आते हैं, एक तो दिल्ली हाई कोर्ट का केस था और दूसरा हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का केस। अब ये जो किसी भी टॉपिक के बीच में केस आते हैं, मामले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जुड़े जो डिसीजन आते हैं, वर्डिक्ट आते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन पर हमेशा ध्यान देना होता है, उन्हें पढ़ना भी होता है। तो 1980 के दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय क्या था, ये हम पढ़ लेते हैं। 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय आता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो आप एक महीने के लिए आपने प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है, और बनाने के बाद में आपने कहा कि एक काम करो कि लोकसभा में अपना जो बहुमत है वो साबित करो। तो दिल्ली हाई कोर्ट क्या कह रहा है कि भाई एक काम करो कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। आप उसे पहले मत बोलो, आप उसे यार कुछ समय दो। ठीक है, ये जो है प्रधानमंत्री पहले उसे नियुक्त करो, नियुक्त करने के बाद में उसे कुछ समय दो, और उतने समय में अगर वो अपना बहुमत साबित लोकसभा में नहीं कर पाता है तो उसे पद से हटा दो। यार समय तो दो उसे कुछ ना कुछ। तो यही बात बोली कि यार संविधान में ऐसा नहीं है कि पहले आप बहुमत सिद्ध करो उसके बाद में आप प्रधानमंत्री बनाओ, ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रपति को पहले व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना चाहिए, उसके बाद में बहुमत सिद्ध करने के लिए उसे कहना चाहिए। ठीक है। तो इसी जो ये जो हाई कोर्ट का फैसला था कि पहले प्रधानमंत्री नियुक्त करो, उसके बाद में जो है वो अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए उसे बोल दो। इसी के बेस पर, इसी वर्डिक्ट के बेस पर काफी सारे जो प्रधानमंत्री थे वो बने थे। जैसे 1979 में, यानी कि 1979 में चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और उन्हें बोला गया कि ठीक है हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, उसके बाद में जो अपना बहुमत है आप लोकसभा में क्या कर दो, सिद्ध कर दो। उसके बाद वीपी सिंह को 1989 में प्रधानमंत्री बनाया गया, चंद्रशेखर को 1990 में प्रधानमंत्री बनाया गया, वीवी नरसिम्हा राव को 1991 में प्रधानमंत्री बनाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी को 1996 में प्रधानमंत्री बनाया गया, एचडी देवगौड़ा को 1996 में प्रधानमंत्री बनाया गया, आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल को 1997 में प्रधानमंत्री बनाया गया, और दोबारा दोबारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भी 1998 में सरकार जो प्रधानमंत्री है वो बनाया गया। अब एक चीज समझिए, 1979, 1989, 90, 91, 96, 96, 97, 98, ये बोला जाता है कि 70 सालों से किसी एक ही पार्टी की सरकार थी, तो देश के लिए क्या क्या चीजें की है। ठीक है, ये वर्ड आप लोगों के सामने आता है। आप एक चीज समझिए, चाहे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करूं, उस समय पर स्टेबल गवर्नमेंट बनती थी क्योंकि उनका अपना क्रेज था, उस समय पर सीटें आती थी। चाहे मैं इंदिरा गांधी की बात करूं, उस समय पर भी अच्छी सीटें आती थी, तो देश के लिए करने के लिए एक मजबूत सरकार उस समय पर होती थी। जब राजीव गांधी की बात आती है, उस समय पर भी 4 तो 5 सीटें आई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब आप ये आंकड़ा देखोगे तो उस समय पर कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट अच्छी तरीके से बनी ही नहीं है। और जब भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है तो डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। ठीक है, जैसे 2004 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन क्या उसे कांग्रेस की सरकार बोला जाता था? कांग्रेस की सरकार नहीं बोला जाता, उसे यूपीए बोला जाता था, यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड। ठीक है, और यूपीए का मतलब क्या होता है कि वो जो गवर्नमेंट है वो गठबंधन की सरकार है, बाहर से उसे समर्थन प्राप्त है, वो अपनी ओरिजिनल अपने दम पर नहीं है, इसीलिए जो है उसे जो है गठबंधन की सरकार बोला था, यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड। अगर जैसे बीजेपी की सरकार को क्या बोला था? एनडीए, एनडीए बोला जाता है। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से ये जानी जाती है। तो एनडीए क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बीजेपी की सरकार निखरची नहीं है, उसमें जो है गठबंधन के लोग शामिल हैं, इसलिए उसे एक नया नाम देना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी सरकार स्टार्टिंग से लेकर स्टेबल गवर्नमेंट किसी पार्टी ने नहीं बनाई है राजीव गांधी के बाद में, इसलिए कोई भी डिसीजन जो है वो फेयर फेयर तो बोल सकते हैं,
फेयर नहीं बोल सकते हम कि फेयर नहीं लिए हैं, यानी कि स्टेबल नहीं लिए गए हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कोई भी गठबंधन की कोई दल है वो ये बोल सकता है कि नहीं, मैं अपना जो समर्थन है वापस ले लूंगा, आपकी सरकार गिरा दूंगा, नहीं तो आप लोगों को ये डिसीजन नहीं लेना है। समझ में आ रही है बात? तो यह सब इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ठीक है, यानी कि पहले प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में इन्होंने अपना बहुमत साबित किया। अब बात करते हैं 1997 के उच्चतम न्यायालय के फैसले की। ठीक है, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, वो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अभी तो 1 महीने की बात चल रही थी दिल्ली हाई कोर्ट की, लेकिन अब एक और व्यवस्था कर दी गई कि भाई एक काम करो, आप किसी भी व्यक्ति को 6 महीने के लिए मंत्री बना सकते हो, किसी भी व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बना सकते हो। बस शर्तें ये रहेंगी कि उन 6 महीने के अंदर उसे राज्यसभा या लोकसभा का, यानी कि संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, कोई भी सीट अगर नहीं निकाल पाता है, तो राष्ट्रपति उसे क्या कर देगा? उसे बर्खास्त कर देगा। अब वो अपने पद पर नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसा कई बार हुआ है कि जो भी व्यक्ति बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया या फिर कोई और पद दे दिया गया और वो किसी भी सदस्य का नेता नहीं है, तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो भैया वो जीत कर आए लोकसभा से, ठीक है, जनता के द्वारा जीते, फिर लोकसभा में बैठे और वहां पर वो प्रधानमंत्री का काम करे। दूसरा रास्ता जो होता है, एक बाईपास बनाया हुआ है राज्यसभा में। राज्यसभा में क्योंकि वहां पर जनता की जीत की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। हो सकता है कि यूपी से कोई व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया और वहां के जो एमएलए हैं उस पार्टी ने बोला कि ठीक है यार, इस व्यक्ति का नाम तो वापस ले लो और जिसे हमने प्रधानमंत्री बनाया है उसे जो वोटिंग करके यार राज्यसभा में भेज देते हैं, और ये जो है 6 महीने का इसका जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, राष्ट्रपति जो है इसे प्रधानमंत्री बने रहने देंगे। ठीक है, तो ये एक बाईपास का एक तो रास्ता होता है जो राज्यसभा में आकर मिलता है, राज्यसभा में उसे भेजा जाता है। समझ में आ गई बात? तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का सदस्य हो, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा का भी हो सकता है और वो लोकसभा का भी हो सकता है, और ऐसा कितनी बार हुआ भी है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वो राज्यसभा की सदस्य थी। देवगौड़ा 1996 में प्रधानमंत्री बने, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने और 2004 में 2009 में ये भी कौन थे? ये भी राज्यसभा में थे। यार मनमोहन सिंह को चुनकर आना थोड़ा सा मुश्किल क्यों है? ठीक है, उनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वो ये क्या है, जो पढ़ा लिखा होता है व्यक्ति वो थोड़ा सा करता है कि यार राजनीति में मैं जाना अच्छा नहीं है, थोड़ी सी गंदगी टाइप है, दलदल है, मैं इसमें क्या करूंगा। अब्दुल कलाम साहब थे, पढ़ा रहे थे, फोन आ गया। ठीक है, पढ़ा रहे थे बच्चों को, फोन आ गया कि अटल बिहारी वाजपेयी की उस समय पर शायद सरकार थी, तो उन्होंने फोन किया कि उनसे बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी क्लास खत्म करके आता हूँ और उसके बाद में मैं बात करूंगा। उन्होंने जो है उस चीज को ईगो पे नहीं लिया कि यार एक व्यक्ति है जो एक टीचर है, वो कहीं ना कहीं यार हमारे फोन को इग्नोर कर रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उस समय के नेता थोड़े से विवेकशील होते थे, थोड़े समझदार होते थे। तो जैसे ही क्लास खत्म हुई तो जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो पहुंचे, उन्होंने बात करी कि भाई बताओ क्या बात है, प्रधानमंत्री से बात की। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपका नाम जो है राष्ट्रपति पद के लिए वो दिन आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आप जानते हो कि प्रस्तावक होते हैं, अनुमोदक होते हैं जब नाम पेश किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन मैं अपने पढ़ाई वाले काम को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने वाला काम नहीं छोड़ सकता हूँ, बाकी आपको जो सही लगे आप देख सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है पढ़ाते रहना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आपका नाम जो है आगे भेजना चाह रहे हैं, प्रस्तावक के रूप में हम दे रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें उसके बाद में जो है नाम भेजा गया, नामांकन हुआ, और आप जानते हो कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, वो राजनीति से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत है। ठीक है, अब मनमोहन सिंह थे, अर्थशास्त्री थे, देश को जरूरत थी तो उस समय पे उन्होंने निकाला ना, जब एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए, एलपीजी रिफॉर्म लेकर आए तो उन्होंने देश में जो हालात थे, बहुत बुरा समय हमारे साथ में आ गया था, उन्होंने देश को निकाल के ले गए ना। पढ़े लिखे थे तभी तो ले गए। अगर पढ़े लिखे लोग हमारी राजनीति में होते ही ना, मनमोहन सिंह जैसे नहीं होते, अब्दुल कलाम जैसे नहीं होते, तो क्या देश बच पाता? बिल्कुल नहीं बच पाता। एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो अनपढ़ टाइप का हो या पढ़ा लिखा नहीं है, अपने विवेक से काम नहीं कर सकता है, उसने देश के लिए क्या कर दिया? मुझे एक नेता बता दो, नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, मनमोहन सिंह जैसे हैं, अब्दुल कलाम जैसे हैं, तो उन्होंने चीजें देश के लिए की है ना। ठीक है, तो इसलिए पढ़े लिखे लोगों की जो जरूरत है वो देश की राजनीति में ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अनपढ़ों की नहीं है, अनभक्तों की नहीं है। तो ये लोग कैसे बने? ये राज्यसभा से थे, तो ये कहां बन गए? ये प्रधानमंत्री बनाए गए। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ के बारे में या प्रतिज्ञान के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि शपथ वो व्यक्ति लेता है जो आस्तिक होता है, और प्रतिज्ञान उस व्यक्ति को दिलाई जाती है जो नास्तिक होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ये दोनों वर्ड याद रख लेने हैं, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो ये शपथ क्या होती है, इसे देख लेते हैं। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
ये कौन बोल रहे हैं? ये शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त किया जाता है। मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धा पूर्वक एवं शुद्ध अंतकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, ऐसा नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई है और उसके बाद में जो है मैं ट्रम्प से डर रहा हूँ, कि ट्रम्प साहब से बोल रहा हूँ कि साहब एक काम करो, ये बताओ मैं रशिया से तेल खरीद लूँ या ना खरीद लूँ। तो मैं क्या है, मैं भय या पक्षपात, मैं भय में आऊंगा ही नहीं। जब तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर रहूंगा मैं किसी से भय नहीं खाऊंगा। समझ में आ रही है? ये शपथ ली जाती है तो इसका मतलब हम ना डोनाल्ड ट्रम्प से डरेंगे ना हम पुतिन से डरेंगे, हम किसी से क्यों डरेंगे? ठीक है, ये भारत की व्यवस्था है भाई, आपको डरना नहीं है। ये आप शपथ में बोल रहे हो, भगवान के सामने आप भगवान को साक्षी मानकर शपथ खा रहे हो कि मैं नहीं डरूंगा। तो मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, मैं बराबर का करूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि किसान दिल्ली आ रहे हैं और मैंने रस्तों में कीले गड़वा दी, उन पर लाठीचार्ज करवा दी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शपथ खा रहा हूं भाई। जब मैं भगवान की कसम खा रहा हूं, झूठी थोड़ी ना खाऊंगा। समझ में आ रही है बात? यानी मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक की सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ठीक है, ये वो शपथ लेते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में क्या होता है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की हम बात करते हैं, उसका टेन्योर कितना होता है। तो वैसे आप मान लेते हो कि भाई 5 साल तक सरकार रहेगी तो 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन जब हम चीजें क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखते हैं, तो प्रधानमंत्री का कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है। एक प्रधानमंत्री को कभी भी हटाकर दूसरे नेता को बनाया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई भी संविधान के अंदर कोई भी टेन्योर पीरियड नहीं होता है, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। जबकि आप राष्ट्रपति को देखते हो, आप उपराष्ट्रपति को देखते हो, तो उनका टेन्योर था ना, लेकिन इसका कोई टेन्योर नहीं है। वो यहीं से क्वेश्चन बना देगा, 4 ऑप्शन रख देगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन चारों को क्वेश्चन रख देगा, इसका इतने साल का होता है, इसका इतने साल का होता है, इसका इतने साल का होता है। तो ऐसी चीजें वो आप लोगों के सामने रख सकता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदान पर पद पर बना रहता है। प्रसाद प्रदान का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति को जब अच्छा लगेगा जब बनाएगा, जब अच्छा लगेगा जब हटा देगा, ऐसा नहीं है। यानी प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा वो राष्ट्रपति भी उसे हटा नहीं सकते हैं। यानी कि चीजें कहां से चल रही हैं, मेजोरिटी से चल रही है, बहुमत से चल रही हैं। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे पद से त्यागपत्र देना होगा। अब लोकसभा में जब उसका बहुमत रहा ही नहीं है तो उसे खुद से, अच्छा तो यही है उसके लिए, इज्जत का रास्ता यही है कि खुद त्यागपत्र दे दे। अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, उसे निकाल सकते हैं, चलो बेटा ठीक है, ठंडे रास्ते से निकल जाओ। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के वेतन के बारे में, उसके भत्तों के बारे में। करंट की जो सिनेरियो है, करंट का जो सिनेरियो है, उस समय, इस समय पर प्रधानमंत्री का जो वेतन है मैं भत्ते के 1,66,000 रुपए प्रति माह है। ठीक है, अब एक चीज समझो यार, आप लोग देखते हो चाहे वो ग्राम पर का प्रधान है, उसके पास में स्कॉर्पियो मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी वो लेकर चलता है, लेकिन क्या है उसकी सैलरी देखोगे तो उसकी सैलरी क्या उसकी कार से मैच करती है? बिल्कुल भी नहीं करती। कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमएलए हो, जब उसका बैकग्राउंड देखोगे ना, तो अगर वो एमएलए भी ना रहे, कुछ कमाए भी ना, तो कम से कम 2-4 पीढ़ी तो उसकी ऐसी खा लेती है। एमपी का भी यही कंडीशन है, एमपी की भी 2-4 पीढ़ी ऐसी खा लेंगी, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता है। तो फिर यार जब एक बात बताओ, जब तुम्हारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है उसके बावजूद भी तुम सत्ता में बैठकर सैलरी ले रहे हो, तो शर्म तो आनी चाहिए ना। ठीक है भाई, ऐसे भी पहले नेता हुआ करते थे, वो सैलरी नहीं लेते थे, वेतन नहीं लेते थे, वो कहते थे कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ तो बोल रहे हो हम देश की सेवा कर रहे हो, दूसरी तरफ जो है आप मोटी मोटी सैलरी भी ले रहे हो, मोटी मोटी सुविधाएं भी ले रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि केजरीवाल साहब क्या बोल रहे थे कि मैं बंगलों में रहूंगा ही नहीं, मैं गाड़ियां यूज नहीं करूंगा। हालांकि एक सेफ्टी का जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है, लेकिन आपको कहने की क्या जरूरत है? फिर जिस काम को आप कर ना पाओ तो शपथ ले रहे हो कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। जब नहीं कर सकते हो तो यार बोलना जरूरी थोड़ी है, क्योंकि हर चीज मीडिया में आती है। तो प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते थे वो किसके रूप में मिलते थे? सभापति के रूप में मिलते थे। उपराष्ट्रपति के रूप में 1 रुपया नहीं मिलता है उसे। उसी तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में उसे सैलरी नहीं दी जाती है, उसे संसद के सदस्य यानी कि एमपी के रूप में सैलरी दी जाती है। समझ में आ रही है बात? यानी कि एमपी के रूप में ही उसे क्या मिलता है? वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं। और क्या क्या मिलता है? मुफ्त में आवास मिलता है रहने के लिए, यात्रा के भत्ते मिलते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं, सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं, ये सारी की सारी, फोन बिल का जो होता है वो मिलता है। पहले तो 5,000 मिलता था, आप जानते हो कि 1,000 रुपए का जो है वो चलता है आराम से।
2-3 महीने, लेकिन उन्हें 5,000 रुपए पर मंथ का भी मिलता था, अब तो शायद बढ़ा दिया हो, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, आप लोगों के सामने हैं। ये प्रधानमंत्री का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर हमारा पार्ट 2 आएगा और उसमें शायद हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो प्रधानमंत्री का टॉपिक है, वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। अगर आप लोग चैनल पर नए होते हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होते हैं, उनके जो नोटिफ़िकेशन है, वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप लोगों को रिवाइज़ करके देख लेना है लेक्चर, लेकिन पॉइंट कोई भी नहीं छोड़ना। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट जब हम नोट्स बनाते हैं, तो पॉइंट तो हम छोड़ के बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के यूज़ की नहीं है, तो हम उसमें से नोट्स निकालते हैं। लेकिन जब नोट्स बन जाते हैं, वीडियो आप लोगों के सामने आ जाती है, तो आप लोगों को उसमें से कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना होता है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है? उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहाँ पर जाकर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का जो आंसर है, वो कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।